हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरा सेकंड वीडियो है बेटे जिसमें मैं बोर्ड के एमसीक्यू डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मेरा फर्स्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला था इन विच आई हैड डिस्कस द एमसीक्यूज़ ऑफ प्रीवियस ईयर 2020 फिज़िक्स बोर्ड पेपर। ठीक है, और मैंने उस दिन भी आपको वीडियो में बताया था कि 2020 पहली बार एमसीक्यू आए थे बेटे बोर्ड के अंदर। 5 क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगी बेटे। अगर आपने वो नहीं देखा है, ठीक है, तो प्लीज़ वॉच आउट करना। ठीक है, बिकॉज सारे एमसीक्यू आपको चेकआउट करने हैं और देखने हैं किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना बेटे, बोर्ड के पेपर के पिछले प्रीवियस ईयर बोर्ड का जो सीबीएसई का पेपर था, ठीक है, 2020 फिजिक्स क्लास 12 बोर्ड सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर था, सेट नंबर 2 के मैं एमसीक्यू आपको सॉल्व करा रही हूँ। फिर सेट नंबर 1 और सेट नंबर 3 के भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगी, ठीक है, शॉर्टली। तो अभी देखो डे 1 to 5 क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए थे। ठीक है, आप चेकआउट करना, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा वो वीडियो भी। और अब आप नेक्स्ट वीडियो ये मैं जो शेयर कर रही हूँ ये नेक्स्ट 5 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल 10 आपके पास में एमसीक्यू आए थे। देन फिलिंग द ब्लैंक्स, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए भी, कि कौन से क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर 2020 फिजिक्स क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में। ओके बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 6 आप रीड करिए पहले तो क्वेश्चन को प्रॉपरली। देखिए बेटे, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। वायर की लेंथ मेंशन नहीं है बेटे, सो कहा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, करंट दे दिया ईस्ट टू वेस्ट, लेंथ नहीं पता है। ठीक है, आगे क्या गाइड है, वायर कैप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, एक टेबल के ऊपर वायर प्लेस्ड है लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से प्लेस्ड है। द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ड्यू साउथ। तो वायर से साउथ के डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए क्या आएगी। पहले थोड़ा सा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। ठीक है, अनलेस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ये एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और करंट फ्लो कर रहा है बेटे इसके अंदर ईस्ट टू वेस्ट, तो उसको मैंने मार्क कर दिया है ईस्ट टू वेस्ट। हालांकि बेटे एमसीक्यू में ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम उसको किस लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। लेकिन बेटे ऑप्शन करेक्ट तो तब होगा ना जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं सीखेंगे तो यही क्वेश्चन थोड़ा ना आएगा, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी और डायरेक्शन में भी करंट जा सकता है। सो आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है। ईस्ट टू वेस्ट करंट फ्लो कर रहा है बेटे। देन मैंने इधर ऐसे ही डॉटेड करके ही बना दिया है, दिस इज डॉटेड। ठीक है, कि ये वाली साइड नॉर्थ है और इधर मैंने साउथ ले लिया। राइट, करंट कितना फ्लो कर रहा है लिख लेते हैं बेटे, दैट इज 5 एम्पियर। सो द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, दिस करंट इज 5 एम्पियर करंट। साउथ की तरफ बेटे, वायर से साउथ की तरफ कितने डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर। तो ये मैंने मार्क कर दिया, एक पॉइंट पी पॉइंट ले लिया बेटे मैंने टूवर्ड साउथ। ठीक है, वायर से साउथ की तरफ पी पॉइंट लिया है, कितने डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर। बेटे सेंटीमीटर को पहले तो स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, इसको मीटर में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड कर दो। और मैंने ऐसे कर दिया 10 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, जब भी आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो 100 से डिवाइड करेंगे तो बात वही है, अपॉन में 100 है तो ऊपर लेकर आएंगे, पावर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सेंटीमीटर से किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर। ओके बेटे, क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड हमें फाइंड करनी है। रिकॉल करना बेटे, जब हमने पढ़ा था बायट-सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस मैग्नेटिज्म के अंदर, एक हमने पढ़ा था सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, μ0I/2r। एक था बेटे सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, क्या आई थी बेटे, μ0I/r² अपॉन में 2r² + x² की होल पावर 3/2। एक डेरिवेशन था बेटे इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, जहाँ पे लेंथ मेंशन नहीं हो, लेंथ ही मेंशन नहीं है, ये पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, अप टू डॉटेड और इधर भी डॉटेड, एक वायर गिवन है, लेंथ हमें मेंशन ही नहीं है उसकी लेंथ कितनी है। तो इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटे, B = μ0I/2πr। अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिकॉज बेटे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो भी एमसीक्यू, तो अब ये पॉसिबिलिटी तो नहीं बनती है कि मैं ये डेरिवेशन आपको कराऊं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ठीक है, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं हम। ठीक है, तो बेटे उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता है, डायरेक्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, तो वैल्यू क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, μ0I/2πr। सॉल्व करते हैं बेटे। ठीक है, अब यहाँ पर पहले तो ये देखिए बेटे μ0 की वैल्यू क्या होती है, आप ये जानते हैं बेटे μ0/4π
ठीक है, इसकी टोटल वैल्यू होती है 10⁻⁻7। निकाल सकते हैं ना बेटे, 4 पाई उधर जाएगा तो म्यू नॉट की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगी, म्यू नॉट की वैल्यू क्या आएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁷। मैं इसको रब कर रही हूँ बेटे क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट प्लेस कराऊंगी यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप चेकआउट करिए बेटे, मैग्नेटिक फील्ड वो पूछ रहा है क्या आएगी, म्यू नॉट की वैल्यू मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 4 पाई इंटू 10⁻⁷। सो म्यू नॉट की वैल्यू बेटे मैंने रख दी है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इंटू करंट देखिए बेटे कितना फ्लो कर रहा है वायर के अंदर, गिवन है 5 एम्पियर। ठीक है, अपॉन में 2 पाई ऐसे ही रहने दिया आपने। ठीक है, इंटू आर, जो डिस्टेंस है उसको आप स्मॉल आर से दिखाएंगे तो यहाँ भी क्या लिखेंगे बेटे स्मॉल आर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये मैंने किससे दिखाया है स्मॉल आर, तो यहाँ भी मैंने स्मॉल आर प्लेस कर दिया है। बताइए बेटे डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लिया, क्या आंसर आ गया था बेटे 10 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर से मीटर। अब इसकी सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है बेटे, 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा बेटे, आप समझ सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, 2 इंटू 5 क्या आ जाएगा बेटे 10 इंटू 10⁻⁷। सो मैग्नेटिक फील्ड देखते रहना बेटे, रेस्ट इज कैलकुलेशन। ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 मैंने 10 लिख दिया है, 10 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अपॉन में देखना बेटे क्या फंक्शन बच रहा है, तो कैंसिल हो गया, यहाँ भी 10 है, देखिए 10 है और 10 की बार क्या है -2, सो दिस इज है 10 इंटू 10⁻⁻2, इससे ये भी कैंसिल, -2 अप साइड में जाके +2 हो जाएगा, 7 में से +2 माइनस, ठीक है कितना बचेगा बेटे -5, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो सॉल्व हो गई बेटे। मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई बेटे, 2 पावर 7 में से माइनस कर दो तो क्या आ गई 1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक है, तो आधा काम तो हमारा कंप्लीट हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड आ गई 1 इंटू 10⁻�5 टेस्ला। तो देखना बेटे ऑप्शंस में से हमें सी और डी वाले ऑप्शन तो पता चल गए रॉन्ग है, सी भी गलत है बेटे, डी भी गलत है। यहाँ पर 1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला है, यहाँ भी है। ठीक है, एक बार डाउनवर्ड अपवर्ड, अब ये कहानी डायरेक्शन की आ गई बेटे, इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है क्वेश्चन में हमसे और डायरेक्शन भी पूछ रहा है। डायरेक्शन अगेन बेटे, डायरेक्शन के लिए हमारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अगर इस वायर में इधर करंट फ्लो कर रहा है तो मैंने एक तरीका बता रखा है आपको, पहले भी प्रीवियस मैंने क्लासेस में बताया है, जहाँ करंट जा रहा है राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए, जहाँ करंट जा रहा है, करंट इधर जा रहा है तो राइट हैंड का थंब इधर, फिंगर्स को स्ट्रेच कर लो। करंट इधर जा रहा है बेटे, कैसे जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है, सी केयरफुली, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, ठीक है, और इधर साउथ है, तो करंट ऐसे जा रहा है बेटे, राइट। फिंगर थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा, फिंगर्स देखिए बेटे इधर कैसे जाएंगी, कर्ल करो, इधर कहाँ जा रही है इनवर्ड, और यहाँ से कहाँ जाएंगी आउटवर्ड, यानी कि बेटे वायर के अप साइड में देखें तो कैसी है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, अगर मैं बोर्ड की बात करूं, और यहाँ पे क्या है बेटे आउट ऑफ द प्लेन। तो बेटे यहाँ देखो दोबारा से, करंट इधर जा रहा है, थंब इधर, फिंगर स्ट्रेच, वायर के नॉर्थ वाली साइड में निकालते तो कहाँ जाता है इनटू इनवर्ड। ठीक है, और बेटे नॉर्थ में नहीं पूछा है, साउथ में, फिंगर्स को कर्ल करिए, ये कहाँ से आएंगी साउथ में से आउटवर्ड। ठीक है, तो उसका मतलब बेटे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है 1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, वो आउटवर्ड आ रही है साउथ से। अगर यहाँ निकालोगे दोबारा देखो बेटे ऐसे है इनटू द प्लेन, बोर्ड के इनवर्ड जा रही है फिंगर्स, रोटेट करिए फिंगर्स को, इधर से क्या आएंगी आउटवर्ड, तो यहाँ से आउटवर्ड। अगर यहाँ पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड तो वो इनटू द प्लेन है क्रॉस, और यहाँ से निकल के आएगी बेटे आउटवर्ड, तो वो डॉट है। ठीक है, तो उसका मतलब आउटवर्ड है, राइट। तो क्या आएगा बेटे डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटे अपवर्ड है। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट आएगा, यानी कि आउटवर्ड आ रहा है, उसको यहाँ पे क्या दे रखा है बेटे अपवर्ड आ रहा है। होपफुली क्वेश्चन क्लियर होगा बेटे। सो हम लिख सकते हैं प्रॉपर आंसर इसका कितना आएगा बेटे 1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला अपवर्ड। डायरेक्शन को चेक करने के लिए अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं कई बार हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बेटे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ये फ़र्क नहीं पड़ता है आप कौन से वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो। ठीक है, मैंने आपको ईजीएस्ट तरीका बताया है उसको निकालने का कि हम डायरेक्शन कैसे लगाएंगे। जहाँ करंट जा रहा है राइट हैंड का थंब वहाँ, फिंगर्स देखिए बेटे एक में इनवर्ड दूसरे में आउटवर्ड। ठीक है, तो एक तरह से क्या आएगी आउटवर्ड आएगी, तो उसको हम क्या दिखा रहे हैं अपवर्ड दिखा रहे हैं, राइट। इसको बेटे पॉज करके, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या पूरे क्वेश्चन को बेटे आप कॉपी में सॉल्व करेंगे। पॉज करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी, सो वीडियो को पॉज करो एंड सॉल्व इट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटे। ये क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ क्योंकि अभी
आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि सारा सिलेबस आप कवर नहीं कर पाए होंगे। ये क्वेश्चन आपका एक चैप्टर आएगा बेटे फिजिक्स के अंदर, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उससे रिलेटेड है, लेकिन कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी अभी भी हमें इसको सॉल्व करने में डुअल नेचर से, बिकॉज बेटे जो क्वेश्चन है वो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ पे बेस्ड है। सो डी ब्रॉगलीज रिलेशन हम केमिस्ट्री में 11th में भी पढ़ चुके हैं। सो ऐसा कोई पार्ट नहीं है इसके अंदर कि हम इसको समझ नहीं पाए, ठीक है। तो ये डुअल नेचर का क्वेश्चन है बेटे। अब क्या है, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ हमें निकालना है। एक इक्वेशन पढ़ा है बेटे आपने केमिस्ट्री के अंदर 11th में भी, और 12th में डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसको फिजिक्स में पढ़ते हैं बेटे। तो डी ब्रॉगलीज रिलेशन क्या आता है जब हम इसको डिराइव करते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, बेटे ये डी ब्रॉगलीज रिलेशन आता है, ठीक है। लैम्डा वेवलेंथ, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, पी इज मोमेंटम, ठीक है, इसको बोलते हैं डी ब्रॉगलीज रिलेशन। अब क्या पूछ रहा है बेटे वो क्वेश्चन में, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड दैट ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, उसको गिवन है बेटे। प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटे, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अल्फा पार्टिकल की कितनी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि पहले प्रोटॉन है। सो प्रोटॉन की कितनी गिवन है बेटे, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अल्फा पार्टिकल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी गिवन है, द रेशो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ का रेशो हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला बेटे मैंने आपको बता दिया कि क्या फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। अब बोर्ड पे आप चेकआउट करेंगे किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ देखिए बेटे क्या रिजल्ट आएगा आपके पास में। सो काइनेटिक एनर्जी के से दिखा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। सो ये मैं रेशो पहले ही फाइंड करी हूँ बेटे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का मैं रेशो निकाल रही हूँ। क्या रेशो आ जाएगा बेटे में हमारे पास में, क्या आएगा, प्रोटॉन की है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अल्फा पार्टिकल है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आ गया बेटे, 4:1। इसको मैंने लीव कर दिया, आगे यूज़ करेंगे। देन इसके बाद में बेटे बहुत सारे बच्चों को यही क्लियर नहीं होता है कि प्रोटॉन क्या होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है। प्रोटॉन आपके पास में हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये हाइड्रोजन एटम H11, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, हीलियम का न्यूक्लियस He24, ठीक है। हीलियम के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। सो प्रोटॉन हमारे पास में क्या रहता है, H, हाइड्रोजन एटम जो H है बेटे, ठीक है, उसका न्यूक्लियस ले सकते हैं, और हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है बेटे, दिस इज व्हाट, हीलियम न्यूक्लियस, ये आपके पास में क्या रहता है, अल्फा पार्टिकल। अब यहाँ पे जो नोटिस करना है बेटे आपको मास देखना है बेटे, इसका मास देखो 1 है, ठीक है, तो उसको मैंने m मान लिया, जो भी रेशो है, राइट। और इसका देखना बेटे, इसका 1 है और इसका क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस जो होता है बेटे उसका मास क्या रहता है, 4, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये मास नंबर। तो बेटे यहाँ पे इसको क्या मान लिया, अगर इसको मैंने m लेट कर लिया तो ये कितना है, 4 टाइम्स है, 4m, ठीक है। ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अनलेस आपको ये नहीं पता होगा कि प्रोटॉन का मास और अल्फा पार्टिकल का मास किस रेशो से रिलेटेड है, किस रेशो से रिलेटेड है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। हाइड्रोजन एटम H11, दिस इज हीलियम 24, एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4। मैं मास की बात कर रही हूँ, अगर मैंने इसको m लेट करा है बेटे तो यहाँ 4 है तो उसको मैं क्या लेट कर लूँगी, 4m, राइट। सो अब यहाँ पे देखेंगे अपने क्वेश्चन को, हम आगे प्रोसीड करते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो बेटे डी ब्रॉगलीज रिलेशन क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, ये हमारे पास डी ब्रॉगलीज रिलेशन है। हमें किसका बेटे, एक तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ का रेशो निकालना है। तो आप देखना बेटे क्या रिलेशन आएगा हमारे पास में, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। सो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, इसका रेशो फाइंड करना है बेटे। रिजल्ट हमें पता है क्या यूज़ करना है, ठीक है। दिस इज H, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, ऐसे अपॉन में बेटे H, मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट तो दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम बेटे, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट कैंसिल हो गया, दिस इज मोमेंटम, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का कहाँ पहुँचेगा बेटे, अप साइड में आ जाएगा, दैट मीन्स वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्या आ जाएगा आपके पास, मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। दिस इज प्रोटॉन, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। बेटे मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन है, ठीक है। मोमेंटम इज इक्वल्स टू √2m इंटू के, ये आपको पता होना चाहिए, क्लास 11th में आपने पढ़ा है, 11th की बात कर रही हूँ। मोमेंटम कितना होता है बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। प्लेस करिए बेटे दोनों की वैल्यू मोमेंटम की प्लेस पर, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या आएगा बेटे हमारे पास, वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू √, देखिए यहाँ देखिए बेटे मोमेंटम ऑफ अल्फा है, ठीक है। सो 2
मास ऑफ एल्फा इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा अंडर रूट ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो बेटे मैंने यहाँ पर बिकॉज दिस वॉज मोमेंटम ऑफ एल्फा पार्टिकल, दिस इज मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मोमेंटम किसके इक्वल है 2m इंटू के, तो मैंने रिप्लेस किया इन प्लेस ऑफ मोमेंटम ऑफ एल्फा पार्टिकल टू मास ऑफ एल्फा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा रूट के अंदर। ऐसे बेटे अंडर रूट के अंदर क्या है 2 मास ऑफ प्रोटॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। अब हम सब जानते हैं, सारी चीज़ हम जानते हैं, सब वैल्यू पुट कर देंगे। वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन अपॉन वेवलेंथ ऑफ एल्फा पार्टिकल क्या रेशो आएगा, अंडर रूट के अंदर है, मैंने एक ही रूट लिख लिया बेटे, अपॉन में यहाँ पे देखिए रूट के अंदर क्या है 2 मास ऑफ एल्फा। ठीक है, क्या लेंगे बेटे 4m। मैंने अभी बताया था प्रोटॉन से 4 टाइम्स ग्रेटर होता है, अगर प्रोटॉन का हम m मान के चल रहे हैं तो एल्फा का क्या हो जाएगा 4m। काइनेटिक एनर्जी देखिए बेटे एल्फा पार्टिकल की, अब डायरेक्टली लिख सकते हैं बेटे, यहाँ मैंने प्रोटॉन और एल्फा पार्टिकल निकाला है, इसको रिवर्स कर दो बेटे, इसको इन्वर्ट कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एल्फा अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन क्या आ जाएगा बेटे रेशो 1:4। ठीक है, एल्फा अपॉन एल्फा पार्टिकल अपॉन प्रोटॉन। देखना बेटे यहाँ एल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का ही रेशो मुझे चाहिए, राइट। तो पहले तो मास लिखा बेटे 4m, अपॉन में देखो ये 2 नंबर है, मास ऑफ प्रोटॉन m लिख दिया सिर्फ। ठीक है, बिकॉज एक 4 टाइम्स है एक 1 टाइम है, तो एक को m माना तो दूसरा क्या माना जाएगा 4m। अब यहाँ देखिए बेटे एल्फा पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी, एल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी का रेशो यहाँ देखो 1:4। ठीक है, तो ये लिख दिया बेटे मैंने 1:4। ठीक है, तो ये रेशो आ गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया था। अब कैलकुलेट कर लेना बेटे इसको, आपको दिख रहा होगा क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, सब कैंसिल, 1:1, यानी कि प्रोटॉन और एल्फा पार्टिकल का जो वेवलेंथ है वो 1/1, यानी कि रेशो क्या आएगा 1:1। ठीक है, तो यहाँ पर रेशो क्या आया है बेटे हमारे पास 1:1। आप चेकआउट कर सकते हैं बेटे क्या ऑप्शन आएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है, क्या रेशो फाइंड करेंगे हम, दैट इज 1:1। इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट था कि आपको ये पता होना ज़रूरी था बेटे प्रोटॉन H11, ठीक है, एंड एल्फा दिस इज व्हाट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है बेटे, एंड एल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस He24। ठीक है, He24, ये नॉलेज होगी आपको तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और एक फिजिक्स के स्टूडेंट को इतना तो पता होना चाहिए बेटे प्रोटॉन क्या चीज़ है एंड व्हाट इज द एल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन बेटे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ठीक है, और एल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस, राइट बेटे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिए, ठीक है, जैसे भी आपको करना है। ठीक है, वीडियो पॉज करिए एंड कॉपी इट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर एटम। ठीक है, एक चैप्टर आएगा हमारे पास एटम, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, फिजिक्स की एनसीईआरटी से अगर आप चेकआउट करेंगे तो एटम चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास। वहाँ से आएगा बेटे चैप्टर नंबर 12, सॉरी चैप्टर नंबर 11 है डुअल नेचर, चैप्टर नंबर 12 है एनसीईआरटी के अंदर एटम, चैप्टर 13 है न्यूक्लियाई, एंड चैप्टर 14 जो लास्ट हमें पढ़ना है अभी हमारे सिलेबस में है सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस। ठीक है, अभी बेटे चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है एटम्स का। क्या पूछा है बेटे, इन एन एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बेटे एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवन 9 क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हो, बस वहाँ पे इतनी डिटेल्स नहीं होती थी। क्या पढ़ाया जाता था कि एक गोल्ड फॉइल है, एक एटम है गोल्ड का, ठीक है, उसके ऊपर हम एल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करा रहे हैं, तो हमने पढ़ा है मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, सारे पार्टिकल्स सीधे चले गए, तो इन्फॉर्मेशन मिली मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। कुछ बाउंस बैक करके आते हैं, ठीक है, तो पता चलता है कि अंदर कुछ है पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि एल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वापस आ रहा है, इसका मतलब कोई चीज़ रिपेल कर रही है, तो सेंटर पे कोई न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। तो बेटे अगर ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और बाहर ये एटम है, सो अब कहानी क्या आती है बेटे, बिल्कुल वही मैं चीज़ समझा रही हूँ जो 9th लेवल से आप पढ़ते आ रहे हो, दैट मीन्स एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अगर आप एल्फा पार्टिकल को ये लाइन जो है सेंटर को ज्वाइन करिए, यानी कि डॉटेड बना दी मैंने, न्यूक्लियस के सेंटर को ज्वाइन करिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर को। अगर आप अपना एल्फा पार्टिकल यहीं पे डालोगे, बिल्कुल न्यूक्लियस पे जाके आगे स्ट्राइक करने वाला है, तो एल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटे पॉजिटिव, न्यूक्लियस भी किसी भी एटम का क्या होगा पॉजिटिव, वो वहाँ पर उसको टच नहीं करेगा बेटे,
क्योंकि पहले ही स्टॉप हो जाएगा, पॉजिटिव न्यूक्लियस भी पॉजिटिव रिपेल करेगा और ये बाउंस करेगा, वापस आएगा। तो इसका अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल उसी लाइन पे जा रहा है जो लाइन सेंटर को ज्वाइन कर रही है बेटे, तो ये जाएगा और ये बाउंस करके आ जाएगा, वापस आ जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पे पहुँचेगा नहीं क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव को पहले ही रिपेल कर देगा बेटे। अगर आप इससे काफ़ी दूर से जा रहे हैं, न्यूक्लियस ये है और यहाँ से जा रहा है अल्फा पार्टिकल, तो बेटे वो इस पर इम्पैक्ट ही नहीं डालेगा। कैसे निकल जाएगा? स्ट्रेट निकल जाएगा पार्टिकल हमारा। तो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल कहाँ चला जाएगा? सीधा चला गया। एक और अल्फा पार्टिकल आपने डाला, वो भी न्यूक्लियस से दूर है, ठीक है, ये भी स्ट्रेट निकल गया क्योंकि न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है, वो उसे अट्रैक्ट और सॉरी रिपेल, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, रिपेल नहीं कर रहा है। लेकिन बेटे एक और पार्टिकल आपने डाला, वो बिल्कुल अप्रोच तो नहीं कर रहा है सामने से, लेकिन पास से जा रहा है। अब देखो बिल्कुल पास में आ गया है न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल, तो बेटे पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल, तो ये बेंड हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर और पास से जाओगे तो और ज़्यादा बेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ट्रेजेक्ट्री ये फॉलो कर रहा है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ, जो पाथ ये फॉलो कर रहा है अल्फा पार्टिकल, ये किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है? अब अल्फा पार्टिकल्स तो हमें विजिबल होते नहीं है बेटे, तो सामने डिटेक्टर लगाते हैं, स्क्रीन, इसको बोलते हैं डिटेक्टर, ताकि जब अल्फा पार्टिकल उस पर जाके स्ट्राइक करें सामने तो हमें लाइट, फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखते हैं, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल इतने छोटे होते हैं हमें दिखाई नहीं देते। अब मेरा क्वेश्चन ये है बेटे, ये जो पाथ ये फॉलो कर रहे हैं कि कभी तो ये बेंड हो रहा है, कभी और ज़्यादा भी बेंड हो सकता है, कभी ये रिफ्लेक्ट ही करके आ रहा है, ऐसे जा रहा है सेंटर वाले ट्रैक से और वापस भी ऐसे ही आ गया, ठीक है, और कहीं ये सीधा ही निकल गया। तो ये जो पाथ है, इस पाथ को ही बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री बेटे किस चीज़ पे डिपेंड करती है? अब खुद डिसाइड करके बताएंगे। क्या बेटे डिटेक्टर जो रखा है, स्क्रीन मटेरियल, इस पर डिपेंड करेगी? नो, इस पर डिपेंड नहीं करेगी। जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, सोर्स जो है जिसमें से पार्टिकल्स आ रहे हैं, सोर्स, उस पर डिपेंड करेगी? नो, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगी। फिर किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है? कि न्यूक्लियस के कितने डिस्टेंस पे वो अप्रोच कर रहे हैं। अगर बेटे अल्फा पार्टिकल सीधा वहीं जाता है जहाँ सामने न्यूक्लियस है, तो उसे वापस भेज देता है, ठीक है, वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, राइट, जहाँ से आ रहा है वहीं वापस भेज देगा। अगर आप उसके बहुत पास से निकलते हैं अल्फा पार्टिकल जो है, तो वो उसको रिपेल कर देगा। अगर आप दूर से निकल रहे हैं, ठीक है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूर से जा रहे हो जाओ, ठीक है, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसके पास से जाओगे तो वो फोर्स लगाएगा और उसके बिल्कुल जगह पे अप्रोच करोगे वो आपको रिफ्लेक्ट कर देगा। थोड़ा पास से जाओगे आपको बेंड कर देगा, दूर से जाओगे उसका सरदर्द नहीं है, निकलो कहीं से भी निकलो, ठीक है। तो उसका मतलब बेटे आप खुद बताइए, अब ट्रेजेक्ट्री किस बात पर डिपेंड कर रही है? सेंटर वाली लाइन, न्यूक्लियस के सेंटर से जो लाइन आ रही है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है देखो, ठीक है। तो पहले वाली रे का तो डिस्टेंस 0 वहीं से जा रही है, दूसरी वाली रे का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, नेक्स्ट वाली रे का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, नेक्स्ट वाली रे का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। बेटे जो न्यूक्लियस के सेंटर से, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का सेंटर से जो लाइन जाती है, अल्फा पार्टिकल जहाँ से जा रहा है उसका सेंटर वाली लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं बेटे इम्पैक्ट पैरामीटर। न्यूक्लियस के सेंटर से जो लाइन है, अल्फा पार्टिकल जहाँ से स्टार्ट होके मतलब मूव कर रहा है, तो सेंटर से जो डिस्टेंस होता है, जहाँ भी अल्फा पार्टिकल का पाथ है, उसका सेंटर वाली लाइन से जो डिस्टेंस होता है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। अगर बेटे वो यहीं पर आ गया है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है, वापस आ जाएगा। थोड़ा दूर है, डिस्टेंस जितना दूर होता जाएगा इम्पैक्ट उतना कम होता जाएगा। तो उसका मतलब सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि सेंटर वाली लाइन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ना तो सोर्स पे डिपेंड करता है, ना स्क्रीन पे डिपेंड करता है, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है? सेंटर वाली लाइन जो न्यूक्लियस के सेंटर से जा रही है और जो अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है, वो जो उसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। तो क्या ऑप्शन आएगा बेटे? इट ओनली डिपेंड्स ऑन इम्पैक्ट पैरामीटर। ये सिर्फ इम्पैक्ट पैरामीटर पर डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है जो न्यूक्लियस के सेंटर से लाइन पास हो रही है, ना तो बेटे सोर्स पर डिपेंड करता है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या है, ठीक है, यहाँ भी सोर्स दे रखा है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। स्क्रीन दे रखा है, स्क्रीन क्या है, डिटेक्टर, उस पर डिपेंड नहीं करता है। जो ट्रेजेक्ट्री होगी, पाथ कैसा फॉलो करेगा, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा। उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फिर रिपीट कर रही हूँ, क्या बोलते हैं बेटे? इम्पैक्ट पैरामीटर, राइट। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। यू हैव टू यूज द ब्रेन कि जो ट्रेजेक्टरी है वो किस बात पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो मैंने करेक्ट ऑप्शन बता दिया बेटे। वीडियो पॉज करके इसको पूरा कॉपी कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं बेटे। मेरा प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 था, वो यहाँ पे 7 डाल दिया था बाय मिस्टेक, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। 6 से शुरू किया हमने, 6, 7, 8, अब 9 पे पहुँच गए बेटे। ठीक है, अब क्या बेटे, व्हेन अ वेव अंडरगोज रिफ्लेक्शन एट द इंटरफेस। अब जानते हैं बेटे वेव ऑप्टिक्स, ये चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है। वेव ऑप्टिक्स आता है हमारे पास एक चैप्टर। सो रिफ्लेक्शन जो है कैसे हो रहा है, लाइट कैसे मूव कर रही है। ठीक है, रेयर टू डेंसर मूव कर रही है, डेंसर टू रेयर। सपोज बेटे ये है आपके पास, तो लाइट अगर ऐसे जाती है तो ये डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ एयर है। देखो लाइट एयर में से जा रही है, बोर्ड आपका डेंसर मीडियम है, सॉलिड है, यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी तो ये डेंसर मीडियम है। जब भी डेंसर मीडियम से कोई वेव रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, यानी कि लाइट क्या जा रही है, रेयर टू डेंसर, तो रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, डेंसर मीडियम से हो रहा है। सो डेंसर मीडियम से लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो बेटे उसके अंदर फेज रिवर्सल आता है, कितना, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का फेज रिवर्सल, यानी कि एडॉक का मतलब एंगल चेंज, जो फेज रिवर्सल है कितना, 180 डिग्री चेंज होता है। और बेटे अगर डेंसर से रेयर में जा रही है, सपोज करो बेटे वाटर से लाइट वाटर में से और एयर की तरफ आ रही है, वाटर में से बाहर आ रही है एयर में, तो बेटे डेंसर से, ठीक है, रेयर की तरफ आ रही है और रेयर के इंटरफेस से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि रिफ्लेक्शन हो रहा है रेयर मीडियम के इंटरफेस से। सो बेटे कोई चेंज नहीं होगा, नो फेज रिवर्सल, जीरो। तो ध्यान रखना बेटे, अगर वेव इज रिफ्लेक्टेड, व्हेन वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर इंटरफेस, ध्यान रखना बेटे, व्हेन वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है, देन देयर इज अ फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री। पाई रेडियन और 180 डिग्री। एंड बेटे अगर वो रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम के इंटरफेस से हो रहा है, ध्यान रखना बेटे, कहा है इसके अंदर डेंसर मीडियम से, रेयर टू डेंसर रिफ्लेक्शन हो रहा है डेंसर मीडियम के इंटरफेस से। ठीक है, तो 180 डिग्री का उसके अंदर चेंज आएगा। ठीक है, जो फेज रिवर्सल होगा उसके अंदर। और बेटे अगर वो रेयर मीडियम के इंटरफेस से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, रेयर मीडियम के इंटरफेस से रिफ्लेक्ट करता है, तो बेटे फिर उसके अंदर चेंज नहीं आएगा, 0 डिग्री आएगा आपका आंसर। तो बेटे यहाँ पर क्या आंसर आएगा, पाई आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि कहा है बेटे रेयर टू डेंसर। और बेटे अगर यही सिचुएशन डेंसर टू रेयर हो जाए, यानी कि रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम के इंटरफेस से हो रहा है, फिर आंसर आप 180 नहीं, ठीक है, फिर क्या लिखें बेटे, कोई चेंज नहीं आएगा, क्या रहेगा, 0। तो फेज रिवर्सल नहीं होगा, क्या रहेगा, 0 आंसर आएगा। इसको बेटे डिटेल में वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। मैं MCQ है इसलिए डायरेक्ट आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता दिया है कि आपका किस तरह से आप उसको जज करेंगे। ठीक है, इसको बेटे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है बेटे। डेंसर मीडियम से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो 180 का फेज रिवर्सल होता है, और रेयर मीडियम से, ये भी बता रही हूँ बेटे, रेयर मीडियम से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो फिर 0, नो फेज रिवर्सल, कोई फेज रिवर्सल नहीं होगा अगर रिफ्लेक्शन रेयर मीडियम के सरफेस से हो रहा है। राइट, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका बहुत इजीली और डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आता होगा, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन क्या है बेटे, पैशन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, डिफरेंट सीरीज होती हैं हाइड्रोजन के अंदर बेटे, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन बेटे किसी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप करता है तो एनर्जी को रेडिएट आउट करता है, यानी कि वेवलेंथ या एनर्जी बाहर निकालता है। तो डिफरेंट सीरीज हमें मिलती हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये पूछ रहा है बेटे कि जो पैशन सीरीज है वो कौन से वाले रीजन में लाई करती है, इंफ्रारेड में होती है, अल्ट्रावायलेट में, विजिबल में। पहली बात तो बेटे अगर मैं यहाँ लिख दूँ आपको सीरीज तो याद आ जाएंगी आपको पास, क्या होती हैं बेटे सीरीजेस, हाइड्रोजन की सीरीज बता रही हूँ बेटे मैं। नेक्स्ट इज थोड़ा थोड़ा याद भी आ रहा होगा कि केमिस्ट्री में ये पढ़ चुके हो। ठीक है, और फिजिक्स में भी ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, एटम चैप्टर है आपका तो उसमें हम इसको पढ़ते हैं। बेटे ये हमारे पास में कौन से रीजन में रहती है बेटे, अल्ट्रावायलेट।
देन मार्नर है ओनली जो विजिबल है, ध्यान रखना बेटे, डिफरेंट कॉम्पिटिशन में आता है। बाकी ये तीनों सीरीज किस में है बेटे, इंफ्रारेड रीजन। तो मैंने आपको सभी के लिए बता दिया है। अगर ये सीरीज आता है लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में, मार्नर ओनली है विजिबल में, बाकी सारा कौन सा है, इंफ्रारेड। तो आपको करेक्ट आंसर पता होगा बेटे, इसका कौन से वाला आंसर आएगा बेटे, फर्स्ट ऑप्शन, इंफ्रारेड रीजन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और बाकी भी पूछा जाए तो बाकी भी हम बता सकते हैं। और ये हमें नॉलेज कहाँ से मिली बेटे, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, ये हम वहाँ से गेन करते हैं कि ये इस रीजन में क्यों आता है, ये इस वाले रीजन में क्यों है और बाकी इंफ्रारेड में क्यों है। क्योंकि बेटे वो डिपेंड करता है कि कितना एनर्जी गैप है जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इनिशियल ग्राउंड स्टेट में जंप करता है। तो बेटे ये चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो डायरेक्ट हमें टिक लगाना है, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो बेटे मैं जल्दी शेयर करूंगी आपके लिए बाकी सेट के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर। सो बेटे इसको आप वॉच आउट करते रहना, और जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, और इनको आप मेंटेन करते रहना, अपने नोट्स चेकआउट कर लेंगे बेटे। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।